हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग वर्क पावर एनर्जी में एक लेक्चर पढ़े हैं जिसमें वर्क के डिफिनीशन वगैरह को समझे थे। लास्ट में वर्क डन बाई ग्रेविटी को पढ़े थे। अब इसी में आगे जो है वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स को सीखते हैं। ऐसे एक बात जानेंगे, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो है ना एक वेरिएबल फोर्स है। तो आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि जो फोर्स वैरी करे, जिसका वैल्यू चेंज हो, उस केस में हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं। तो ठीक है, हेडिंग दे रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग इसके पहले वाले क्लास में वर्क डन बाय ग्रेविटी पढ़े थे। तो mg को तो कांस्टेंट मान के चलते हैं, वो कांस्टेंट फोर्स का वर्क था। और हम लोग ये सीखे थे कि ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, चाहे जिस पाथ से आए, इंक्लाइंड प्लेन से आए, कोई कर्व पाथ से आए, mg के वर्क देखने के लिए ये देखना होता है कि वो डाउनवर्ड में कितना गया। अगर डाउनवर्ड में h गया तो mg के द्वारा वर्क mgh हो जाता है, उसको पाथ से कोई मतलब नहीं होता। ऊपर जाता है तो माइनस mgh हो जाता है mg के द्वारा वर्क। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब कोई फोर्स वैरी करे तो। ठीक, लेट एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स F इक्वल टू A प्लस bx, where A and B are constants। ठीक ना, A और B कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल है। अब जो है सपोज करें ब्लॉक स्टार्ट में ओरिजिन पे था और आप इस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिए और कुछ टाइम के बाद ये ब्लॉक जो है पहुंच गया D0 पर। 0 0 से कहां चला गया? D0 पे, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया D। पूछा जा रहा है कि इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा। ठीक, तो मान लो किसी समय ये ब्लॉक जो है ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है कितने के इक्वल है? A प्लस bx। जैसे यहां पर अगर कोई पूछता फोर्स कितना है तो x के जगह 0 लिखेंगे तो फोर्स हो जाएगा A के इक्वल। यहां पे कोई पूछेगा कि फोर्स कितना है तो x के जगह d लिख देंगे तो फोर्स हो गया A प्लस bd, है ना। यानी कि फोर्स का जो वैल्यू है अलग अलग पोजीशन में अलग अलग। तब हम लोग कैसे काम करें? तो चूंकि फोर्स बदलने वाला, यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो देखो कितना आसान होता, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, F इंटू डी सीधे हो जाता, Fs cos थीटा, थीटा तो 0 है। लेकिन जब फोर्स बदलने लगे तब रूल ये है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट करेंगे। यानी कि पहले हम लोग जो है एक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए, जैसे dx जो है ना, dx हो गया वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। x में एक स्मॉल चेंजिंग हुआ dx। तो इस बात को समझना है कि हम x बोले चाहे x प्लस dx बोले, दोनों में न के बराबर फर्क है। dx का मतलब समझना है नेग्लिजिबल डिस्टेंस, यानी कि
जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ अगर x प्लस dx भी लिख दें तो इस फोर्स में ऐसा मान के चलना है कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब हम वर्क निकालेंगे dx डिस्प्लेसमेंट के लिए तब हम लोग क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि इस फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं है और पहले dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लेंगे और उसी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक ना, तो वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, अगर dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखें तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट एफ dx cos 0। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क निकाल लिए और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक ना, बस यहाँ से इंटीग्रेशन का यूज समझना है। क्या किए, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाले, इसीलिए इसको dw लिखे। d आगे लग गया मतलब वेरी स्मॉल मान के चल, dx मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे ना कि अच्छा वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क काहे निकालते हैं, तो बोलेंगे अगर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क निकालेंगे तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक में फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, फोर्स ज्यों का त्यों है। फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं कि x बोले चाहे x प्लस dx बोले, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने से फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, अब F कितने के इक्वल है जी, तो a प्लस bx। ठीक, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाले और उसी को इंटीग्रेट कर दें। पूछा जा रहा टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, तो a प्लस bx dx। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो देखो यहां पर x 0 है और यहां x आकर के d हो गया है ना, ब्लॉक x डायरेक्शन में जा रहा, तो 0 टू d। अब देखो कुछ स्टूडेंट कहता है सर ये आखिर आप कहाँ से लिखे, तो कुछ नहीं, ये हम अज्यूम कर लिए। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा लेना है जिसमें फोर्स वेरी कर रहा, चूंकि x बदल रहा है तो फोर्स बदल रहा है, तो हमको वेरिएबल फोर्स लेना है ना, इसलिए ये अपने मन से एक सोचा हुआ एग्जाम्पल है। आप कोई और भी एग्जाम्पल लेकर के काम को कर सकते हैं। अब देखो, तो मेथड क्या सीखे जी कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे और फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, b x dx, तो x पर पावर 1 है ना, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, उतना से डिवाइड कर दो, 0 से d। ठीक, अब देखो रूल क्या है, एक बार अपर लिमिट, जहां जहां x है अपर लिमिट, माइनस जहां जहां x है लोअर लिमिट a इंटू 0 b/2 0a²। ठीक है, तो ये टर्म तो देखो 0 ही हो गया भाई, है ना, ये टर्म तो 0 ही हो गया। तो वर्क आया कितना, वर्क आ गया AD प्लस BD/2, या D को कॉमन निकाल लो तो A प्लस B/2 इंटू D। समझ गए। तो देखो हम लोग मेन मेथड जो सीखे, जब भी फोर्स वेरिएबल हो वर्क कैसे निकालना है, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालें और उसी को इंटीग्रेट कर दें। चलिए नोट करें इसको। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स।
ठीक। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क क्या होगा, तो पहले आप ये सोचें कि स्प्रिंग फोर्स होता क्या। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होता है K इंटू एक्स। K तो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है और x का मतलब होता है कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ या कितना कंप्रेशन हुआ। सपोज करें अभी ये स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होता है तो कोई फोर्स तो एग्जर्ट करता नहीं है, यानी इस ब्लॉक पे वो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं, ठीक है, ना ही इस दीवार पे कोई फोर्स लगाने वाला। लेकिन जब इस ब्लॉक को अगर इधर डिस्प्लेस करें, सपोज कीजिए इस ब्लॉक को x0 से डिस्प्लेस कर दिए, इसके लेंथ को x0 से बढ़ा दिए, तो जाहिर है जैसे जैसे ब्लॉक आगे जाएगा स्प्रिंग के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि K इंटू एक्स होता है। मान लो किसी समय ये ब्लॉक इस पोजीशन में है ना, ब्लॉक इस पोजीशन में, तो ये जो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, वो इस पर इधर फोर्स लगाएगा K इंटू एक्स, है ना, क्योंकि ब्लॉक को जब हम इधर डिस्प्लेस करेंगे तो स्प्रिंग तो इसको वापस लाना चाहेगा, क्योंकि हमेशा स्प्रिंग का टेंडेंसी एक ही होता है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहे, ठीक। अब अगर इसमें हम लोग एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें dx, फिर बात वही कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोले, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे जाएंगे x का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक ना। स्टार्ट में अपने नेचुरल लेंथ में था और ब्लॉक को आप इधर लेकर के जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्क देखें तो आप जान रहे हैं वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, माइनस एफ डी एक्स माइनस के एक्स डी एक्स, एफ के जगह के एक्स लिख दिया, तो टोटल वर्क क्या होगा, ठीक। इसको इंटीग्रेट किया जाए, के चूंकि कांस्टेंट है उसको बाहर कर ले, ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। अब देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि अच्छा ब्लॉक को सर आप आगे ले जा रहे हैं तो आप तो फोर्स आगे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आगे लगा रहे हैं, तो माइनस कैसे लिख दिए, ठीक ना। ऐसे एक बात जानना, लिखा हुआ है एफ डी एक्स कॉस 180, कॉस 180 क्या होता है -1, तो ये हो गया माइनस एफ डी एक्स, ठीक। तो कोई कहे फोर्स तो आप आगे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, बीच का एंगल 0 ना होना चाहिए, तो बोलेंगे कि नहीं मेरे फोर्स के द्वारा वर्क नहीं निकालना है, वर्क निकालना है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा। ब्लॉक जरूर आगे जा रहा है लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, इसलिए हमको तो माइनस ना लिखना पड़ेगा, ठीक। तो x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से x0, x पर पावर 1 x स्क्वायर बाई 2, 0 से x0 हाफ के x0 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। देखो जी, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो आया
समझ लो बढ़िया से। x पर पावर 1 है तो इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to x0, एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। देखो तो क्या आ गया, -12 के x0 स्क्वायर। यानी देखो इस फॉर्मूला को याद रखना कि कोई भी स्प्रिंग जब स्टार्ट में नेचुरल लेंथ में हो और नेचुरल लेंथ से कहीं भी जाए, देखो इधर ब्लॉक इधर जाएगा तो स्प्रिंग तो इसको खींच के वापस लाना चाहेगा, यानी स्प्रिंग विरोध करेगा कि नहीं इधर जाने का। अगर यही ब्लॉक को हम इधर लाते तो क्या ये स्प्रिंग चाहता कि हाँ दबते जाए? नहीं, स्प्रिंग तब इधर फोर्स लगाता। यानी ये हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट में अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो, स्टार्ट में अगर नेचुरल लेंथ में हो तो चाहे इलोंगेट हो या कंप्रेस हो, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो निगेटिव होगा। तो पहले तो आप इसको लिख लें। चलिए आइए हम लोग स्प्रिंग फोर्स से ही रिलेटेड जो है अलग अलग केसेज में वर्क कैसे लिखेंगे इसको सीखते हैं। जैसे अभी आप सीखे कि स्प्रिंग जब स्टार्ट में अपने नेचुरल लेंथ में हो, ठीक, ये इसका नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से इसका लेंथ चाहे बढ़ जाए, मान लीजिए ये पोजीशन है, ए से बी पर चला जाए, इधर चला जाए, या इसका लेंथ घट जाए, मान लो x से लेंथ बढ़ गया चाहे x से लेंथ घट गया, दोनों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा, देखो जी, अगर मान लो x से इधर आ जाता, इस पोजीशन को C बोल रहे हैं, तो A से B जाए चाहे A से C जाए, दोनों केस में स्प्रिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट को अपोज करेगा, वो जाना नहीं चाहेगा। जैसे ये इधर जब जाएगा तो स्प्रिंग इधर खींचेगा, जब ब्लॉक इधर जाना चाहेगा स्प्रिंग इधर पुश करेगा, है कि नहीं। और दोनों केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग -12 के x स्क्वायर। तो याद ये कर लेना है कि स्टार्ट में जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में हो तो वहां से कहीं भी जाए वर्क माइनस में होगा, और कितने के इक्वल होगा, -12 के x स्क्वायर। x मतलब तो स्प्रिंग का कितना इलोंगेशन हुआ चाहे स्प्रिंग का कितना कंप्रेशन हुआ, ठीक ना। x जो है आइदर इलोंगेशन और कंप्रेशन। अब देखिए इसी में और बात को समझिए, अगर ये स्प्रिंग A से B न जाके B से ये आता, तो ठीक है आप खींच के यहां ले गए, छोड़ दिए, ये वापस आ गया, तो सोचो स्टार्ट जो किया B से ना, क्या ये नेचुरल लेंथ है? नहीं। तो याद रखना जब भी स्प्रिंग डिफॉर्म पोजीशन से नेचुरल लेंथ में जाए, when spring acquires natural length from deformed position, यानी ये स्टार्ट में डिफॉर्म्ड रहे और वहां से कहां आ गया, नेचुरल लेंथ बी से आ गया ए पर, ठीक ना। When spring acquires natural length from deformed position B से A या C से A आ गया, तब याद रखना वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होगा, फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। क्या हम लोग सीखें, नेचुरल लेंथ से कहीं भी जाएगा तो -12 के x स्क्वायर, और कहीं से भी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा तो +12 के x स्क्वायर। क्लियर है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको नोट करें। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें एक स्प्रिंग है
इसका जो पोजीशन ए है ये नेचुरल लेंथ पोजीशन, आप जो हैं इस स्प्रिंग को ए से बी पर ले गए, इलोंगेशन दिए x1, फिर इसको बी से सी पर ले गए और फर्दर इलोंगेशन दिए x2। ठीक, अब आपसे कोई ये पूछे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक के लिए स्प्रिंग कितना वर्क करेगा। तो देखो बी जो है वो नेचुरल लेंथ तो है नहीं, अना सी नेचुरल लेंथ, यानी इसमें डिफॉर्म पोजीशन से ही डिफॉर्म पोजीशन में जा रहा है, जबकि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े उसमें नेचुरल लेंथ का होना जरूरी था, या तो स्टार्ट में हो या लास्ट में हो। ठीक, हम लोग से अगर कोई पूछता ए से बी जाने में कितना वर्क हुआ, ए से सी जाने में कितना वर्क हुआ, तो आसानी से बताते क्योंकि ये नेचुरल लेंथ। ठीक, तो और कोई उपाय है भी नहीं, दूसरा उपाय है वो इंटीग्रेशन से बनाने का। तो देखो सिंपल मेथड क्या है, कहाँ से कहाँ का वर्क निकालना है, बी टू सी, ए ना नेचुरल लेंथ है, तो एक काम करो ए से सी का वर्क निकालो और उससे माइनस कर दो ए से बी के वर्क को। तो बोलो ए से सी का वर्क कितना हुआ, -½ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ए से सी का वर्क कितना हुआ, -½ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, माइनस ए से बी, देखो नेचुरल लेंथ से x1 पे गया, तो अभी पढ़े वो नेचुरल लेंथ से कहीं भी जाता है तो वर्क माइनस में होता है, तो बोलेंगे -½ के x1 स्क्वायर। नहीं, क्या किए, नेचुरल लेंथ से सी पर गया तो इलोंगेशन हुआ x1 प्लस x2, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया -½ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। और ए से बी का बात किए तो -½ के x1 स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -½ के x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ½ के x1 स्क्वायर। ठीक, चलिए नोट किया जाए। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो देखो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का रिजल्ट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर या किसी सिस्टम पे यानी ढेर सारा ऑब्जेक्ट पर बहुत सा फोर्स वर्क करे, सारे फोर्स मिल करके जो वर्क करता है, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो इंटरनल फोर्स हो, सारे फोर्स मिल के जो वर्क करता है वो इक्वल हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। उसी रिलेशन को बोला जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे देखेंगे, एक मेथड से सीखते हैं पहले। सपोज कीजिए कोई ब्लॉक जो है u स्पीड से जा रहा था, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया और इसका स्पीड चेंज करके v हो गया, कुछ टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसके बाद। ठीक, कहा गया कि अगर ब्लॉक का मास m है तो कितना वर्क इस पर हुआ। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखें तो F.ds पढ़े हैं ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क देखें तो F.ds, इसी को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल वर्क निकलता है। यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं कि टोटल वर्क जो है अगर देखना है तो रूल है कि
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालो और उसी को इंटीग्रेट करो। ठीक, साथ में आप ये भी जानते हैं कि हम लोग फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम लोग dv/dt लिखते हैं, है ना। देखो तो ds/dt को तो v बोलेंगे ना, यानी वर्क जो हो गया m dv डॉट v, है ना। ds/dt v हो गया। देखो जी, v में ही एक स्मॉल चेंजिंग को हम लोग dv बोलते हैं। अब ये बोलते हैं कि जिधर v का डायरेक्शन होगा उधर ही dv का डायरेक्शन होगा। तो उस केस में m dv/v cos 0, dv/v cos 0, या ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ds है, ds का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल कर्व पाथ को भी चल रहा है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। तो ds जो है वो भी स्ट्रेट लाइन के तरह हो गया। और बोलेंगे क्या कि ds/dt अगर v लेते हैं तो जिधर ds का डायरेक्शन उधर ही v का डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी भी अलोंग द टेंजेंट होता है। ठीक है, यानी कि v और dv दोनों को सेम डायरेक्शन में लेना होगा। उस केस में देखो, इसको अरेंज करके लिख दे रहे हैं v dv। अब v कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो स्टार्ट में v जो है वो u के इक्वल है और बाद में जो है वो v के इक्वल है। स्टार्ट में u है स्पीड और बाद में v है। तो देखो तो ये v पर पावर 1, तो v² 2 u से v, तो हाफ m, एक बार अपर लिमिट तो v² - u²। देखो तो क्या आया जी, आ गया कि टोटल वर्क जो होगा हाफ mv² हाफ mu², यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का ही ना फॉर्मूला है। और इसी इक्वेशन को, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। यानी हम लोग ये सीखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो तो उस पर टोटल वर्क कितना हुआ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी रिलेशन को हम लोग, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना। तो चलिए एक मेथड और सिखा दे रहे हैं, पहले इसको लिख। हाँ जी, ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हाफ mv² का डिफ्रेंशिएशन 2v dv/dt। ठीक, थोड़ा समझेंगे तो dk/dt 2 तो कैंसिल, m dv/dt इंटू v, है ना। जाहिर है m dv/dt को तो फोर्स बोलते हैं। और एक बात याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। मतलब कि ये जो आया ना, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और आप इतना तो जानते ही हैं कि वेलोसिटी तो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होता ही। ठीक,
अब देखें, dk बाई dt, ये मास इंटू टेंजेंशियल एक्सलेशन को बोलेंगे फोर्स एलोंग द टेंजेंट, है ना, टेंजेंशियल फोर्स हो गया, ठीक। और जो v है उसको आप चाहें तो dr बाई dt चाहे ds बाई dt लिखें, ठीक। देखो ध्यान से समझना बात को। अब नेट फोर्स चाहे जिधर भी लग रहा हो, मुझे टेंजेंशियल फोर्स से मतलब, अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है तो जाहिर है टेंजेंट तो इधर है, और सपोज करो नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो हमको इस डायरेक्शन में अगर फोर्स देखें तो इस फोर्स को एफ कॉस थीटा ना बोलेंगे। मान लो टेंजेंट के साथ नेट फोर्स थीटा एंगल बना रहा है, तो जो टेंजेंशियल फोर्स हुआ उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा डी एस बाई डी टी। देखो तो डी टी कैंसिल हो गया, डी के इजकल टू क्या आ गया, एफ डी एस कॉस थीटा। सोचो तो ये तो हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क ना, यानी कि डी के मतलब स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वास्तव में कितने के इक्वल हो गया, डी डब्ल्यू, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क जो लिखते है कि नहीं। तो डी के इक्वल हो गया डी डब्ल्यू के, बोथ साइड अगर इंटीग्रेट करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से फाइनल, और ये हो गया वर्क जो है, मतलब इनडायरेक्टली समझो टोटल वर्क, या इनिशियल से फाइनल भी बोलोगे। स्टार्ट हम लोग जनरली वर्क को 0 से बोलते हैं, 0 टू W। तो देखो तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में dk का इंटीग्रेशन k इनिशियल से k फाइनल, और dw का w 0 से W। देखो तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आई डब्लू माइनस 0, इसी को पहले लिख रहे हैं, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। यानी टोटल वर्क जो हो गया वो किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस इक्वेशन को ही क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो अब ये सब प्रूफ से बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, 2 मेथड से बतलाए हैं, बस मेन रिजल्ट से इसमें मतलब है क्या, कि कोई भी सिस्टम पे, चाहे वो सिंगल बॉडी का हो, एक से ज़्यादा बॉडी का हो, जितना भी फोर्स मिल करके जो टोटल वर्क करेगा वो इक्वल होगा किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हम लोग वर्क से रिलेटेड जो थियोरेटिकल कंसेप्ट अभी तक सीखे, थोड़ा याद करें। सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स एक्ट करे तो उस पॉइंट में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तब वर्क परफॉर्म होता है। वर्क को मेजरमेंट का मेथड है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर दो, या जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में देखो कितना फोर्स लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। हम लोग बहुत सारा अलग अलग केसेज का एग्जाम्पल देखे थे। फिर हम लोग सीखे थे वर्क डन बाई ग्रेविटी को पिछले क्लास में, कि अगर कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे उतरे तो उसके पाथ को नहीं देखना, ये देखना डाउनवर्ड में कितना गया चाहे अपवर्ड में कितना गया। डाउनवर्ड में गया तो प्लस mgh, अपवर्ड में गया तो माइनस mgh। और आज के क्लास में हम लोग सीखे कि जब फोर्स वेरिएबल हो, बदलने वाला फोर्स हो, तब वर्क कैसे निकालेंगे। एक काम हम लोग 12th वगैरह में भी ज़रूरत पड़ेगा सब जगह वेरिएबल फोर्स का। तो हम लोग क्या सीखे कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालेंगे और उसी को इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम लोग सीखे कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, जाहिर है स्प्रिंग फोर्स भी एक वेरिएबल फोर्स है, तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालेंगे। और लास्टली में हम लोग सीखे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, जिसमें हम लोग ये सीखे कि कोई भी सिस्टम पे जो टोटल वर्क होगा वो इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो देखिए वर्क से रिलेटेड हम लोगों का थियोरेटिकल जो कंसेप्ट था
वो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोगों को इस पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम्स को सीखना है, साथ में हम लोगों को पावर से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है, एनर्जी पे बाद में आएंगे, लेकिन वर्क और पावर जो है बिल्कुल एसोसिएटेड है। तो इसलिए हम लोग जो है अभी के क्लास में तो इतना ही सीखते हैं कि वर्क का थियोरेटिकल कंसेप्ट को दे दिए हैं। आगे जो है वर्क का एप्लीकेशन और पावर का एप्लीकेशन कराएंगे। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।